इमेजिन कीजिए दोस्तों, साल 1998 जमीन से 100 किलोमीटर ऊपर अमेरिका के CIA के सबसे एडवांस सैटेलाइट कीहोल और लेक्रोस इंडिया पर नजर रख रहे थे। ये सैटेलाइट इतने पावरफुल थे कि आप जमीन पर खड़े होकर कोई छोटी सी मूवमेंट भी करते हैं तो उसे आसानी से कैप्चर कर लेते थे। अमेरिका को पूरा भरोसा था कि उसकी इजाजत के बिना इंडिया एक पत्ता भी नहीं हिला सकता। लेकिन तभी 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में धरती फटती है, रेत का गुब्बार आसमान में पहुंचता है और अमेरिका के होश उड़ जाते हैं। USA एजेंसी को कानों कान खबर तक नहीं होती कि कैसे इंडिया ने इतनी बड़ी सुपर पावर को धोखा दे दिया। एक ऐसा देश जिसे कभी गरीब, कमजोर और पिछड़ा कहा जाता था, आज दुनिया की सबसे ताकतवर न्यूक्लियर सुपर पावर के बीच खड़ा था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर भारत ने न्यूक्लियर बम बनाया कैसे? जब दुनिया के बड़े बड़े देश भारत को रोकना चाहते थे, तब भारत ने पोखरण में ऐसा क्या किया कि अमेरिका तक हिल गया, और कैसे एक गुप्त मिशन ने पूरी दुनिया की सैटेलाइट निगरानी को चकमा दे दिया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम की पूरी कहानी। ये सफर शुरू होता है 1940 से। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग और न्यूक्लियर फिजिक्स में PhD करके आए थे, उनका मानना था कि इंडिया को साइंस में सेल्फ रिलायंट होना होगा। उन्होंने न्यूक्लियर साइंस रिसर्च के लिए 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की। 1947 में भारत आजाद होता है और नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। उन्होंने IIT, DRDO और एटॉमिक रिसर्च जैसे बड़े संस्थानों की नींव रखी थी। शुरुआत में नेहरू का फोकस सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन पर था, लेकिन वो जानते थे कि इसका एक मिलिट्री एस्पेक्ट भी हो सकता है। उसी दौरान उनकी मुलाकात एक युवा वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा से होती है। बाबा ने नेहरू जी से कहा, अगर भारत अभी से न्यूक्लियर रिसर्च शुरू करे तो फ्यूचर में दुनिया की एक बड़ी ताकत बन सकता है। नेहरू ने उन्हें सपोर्ट किया और 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया गया और यहीं से भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत हुई। बाबा ने 1955 में कनाडा के साथ मिलकर साइरस रिएक्टर की डील की थी। कहने को यहाँ सिर्फ शांतिपूर्ण रिसर्च के लिए था, लेकिन बाबा ये बात जानते थे कि इससे हथियार बनाने लायक प्लूटोनियम निकाला जा सकता है। उस समय USA, सोवियत यूनियन और ब्रिटेन जैसे देश तेजी से न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे थे, लेकिन भारत का उद्देश्य शुरुआत में सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी तक ही था, ताकि बिजली बनाई जा सके, रिसर्च हो सके और देश आधुनिक बन सके। 1950 और 60 के दशक में चीन भी तेजी से मजबूत हो रहा था। भारत और चीन के रिश्ते शुरुआत में तो बहुत अच्छे थे, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी लगाए जाते थे। लेकिन 1962 में चीन अचानक भारत पर अटैक कर देता है। भारत इस युद्ध के लिए तैयार ही नहीं था। भारतीय सेना ने बहादुरी दिखाई, लेकिन हथियार और तैयारी कम होने की वजह से भारत को हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध ने पूरे देश को हिला दिया और भारत को भी एहसास हुआ कि दुनिया सिर्फ शांति से नहीं चलती। 1964 में चीन भी अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता है। अब चीन के पास भी परमाणु हथियार आ चुके थे और पाकिस्तान भी चीन के करीब जा रहा था। भारत के वैज्ञानिक और सेना समझ चुके थे कि अगर भविष्य में देश को सुरक्षित रखना है तो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जरूरी होंगी। इसी समय डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने कहा था कि भारत चाहे तो 18 महीने के अंदर न्यूक्लियर बम बना सकता है। लेकिन 1966 के एक प्लेन क्रैश में डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा की मौत हो जाती है। आज भी कुछ लोग ये मानते हैं कि उनकी मौत कोई सामान्य हादसा नहीं था, हालांकि इसका कोई पक्का सबूत भी नहीं है। नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। 1965 में पाकिस्तान भारत पर अटैक करता है, लेकिन शास्त्री जी ने इसका जवाब मजबूती से दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को पीछे ढकेल दिया। युद्ध के बाद सोवियत यूनियन ने भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद एग्रीमेंट करवाया। यही पहली बार सोवियत यूनियन खुलकर भारत के साथ दिखाई दिया। लेकिन दुख की बात यहाँ घटी कि समझौते के कुछ दिन बाद ही लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो जाती है। इसके बाद भारत की कमान इंदिरा गांधी के हाथों में आती है। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो दुनिया भारत को एक कमजोर देश समझ रहा था, लेकिन इंदिरा गांधी की सोच यहाँ अलग थी। वो समझ चुकी थी कि अगर भारत को सुरक्षित रखना है तो देश को वैज्ञानिक और सैन्य ताकत दोनों मजबूत बनाना होगा। टाइम आगे बढ़ता है और 3 दिसंबर 1971 को भारत के 11 एयरबेस पर पाकिस्तान अचानक हवाई हमले कर देता है, जिसके बाद भारत भी इस युद्ध में शामिल हो जाता है। इस टाइम पे अमेरिका और ब्रिटेन जैसे बड़े देश पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उसी समय सोवियत यूनियन भारत देश के साथ खड़ा हो गया। सोवियत यूनियन ने अमेरिका को साफ संदेश दिया कि वो भारत के खिलाफ सीधा कदम न उठाए। मात्र 13 दिनों तक चले इस युद्ध में पाकिस्तान बुरी तरह हार जाता है। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के सैनिक भारतीय सैनिक के सामने सरेंडर कर देते हैं। इस युद्ध के बाद इंदिरा गांधी की छवि और मजबूत हो गई थी। तब इंडियन लीडर्स को लगा कि चीन और पाकिस्तान जैसे देशों का सामना करना है तो न्यूक्लियर वेपन जरूरी है। अब एक बड़ा फैसला लेना बाकी था, भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट। इस मिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई साइंटिस्ट राजा रमन्ना को। इंदिरा गांधी ने ऑर्डर दिया और 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। इस मिशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। जब टेस्ट सफल हुआ तो राजा रमन्ना ने इंदिरा गांधी को कोल्ड वर्ड में मैसेज भेजा, बुद्धा हैज स्माइल्ड। भारत ने दुनिया को बताया कि ये पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, लेकिन पूरी दुनिया समझ चुकी थी भारत अब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ चुका है। लेकिन वेस्टर्न कंट्री हैरान थी और कनाडा ने भारत के साथ होने वाले रिएक्टर प्रोजेक्ट को रोक दिया और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर भी बैन लगा दिया।
वेस्टर्न कंट्री का मानना था कि भारत ने एनपीटी का उल्लंघन किया है, जहां कुछ देशों को न्यूक्लियर वेपन्स रखने की अनुमति है, लेकिन बाकी देशों को इससे रोका जा रहा है। इसलिए भारत ने इस एग्रीमेंट पर साइन नहीं किए। भारत ने फैसला किया कि अब उसे दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना है, बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी स्वयं बनानी है। यहीं से शुरू हुआ सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भर न्यूक्लियर प्रोग्राम। 1974 के टेस्ट के बाद पाकिस्तान बुरी तरह घबरा गया। पाकिस्तान के पीएम जुल्फिकार अली भट्टो ने कहा था, हम घास खाएंगे लेकिन न्यूक्लियर बम जरूर बनाएंगे। पाक के वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान ने यूरोप से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से जुड़ी जानकारी हासिल की। धीरे धीरे पाकिस्तान भी चीन की मदद से न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की ओर बढ़ने लगा। अब भारत के सामने भी दो न्यूक्लियर खतरे थे, पहला चीन और दूसरा पाकिस्तान। 1980 के दशक में भारत ने मिसाइल प्रोग्राम पर भी काम शुरू किया। यहीं पर एक नाम तेजी से उभर कर सामने आया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। कलाम ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। पृथ्वी और अग्नि जैसे मिसाइलें भारत में विकसित होने लगी। 1990 के दशक तक भारत लगभग न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनने के करीब पहुंच चुका था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी अमेरिका की सैटेलाइट सर्विलेंस। अमेरिका की जासूसी सैटेलाइट भारत के रेगिस्तान तक नजर रखती थी। 1995 में पीएम नरसिम्हा राव ने न्यूक्लियर टेस्ट करने की अनुमति दी, लेकिन एक बड़ी गलती हो गई। साइंटिस्ट ने जो केबल बिछाई थी उन्हें ठीक से छुपाया नहीं गया। CIA के सैटेलाइट ने उन स्टेट लाइन्स को पकड़ लिया और भारत में अमेरिकी राजदूत फ्रैंक विजनर ने नरसिम्हा राव को सैटेलाइट की तस्वीरें दिखाते हुए धमकी दी कि अगर भारत ने टेस्ट किया तो इंडिया की इकोनॉमी तबाह कर देंगे, और इस दबाव से इंडिया को पीछे हटना पड़ा। मार्च 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। अटल अपनी बातों में बिल्कुल स्पष्ट थे, भारत को अब और दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम के साथ मिलकर मीटिंग की। मीटिंग बहुत छोटी थी पर इसके मायने बहुत बड़े थे। इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति। 1995 में मिली धमकी से सबक लेकर इसे इस तरह से गुप्त रखा गया कि कैबिनेट मंत्रियों को भी इसकी भनक तक नहीं पहुंची। इस ऑपरेशन में सभी साइंटिस्ट ने आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी ताकि सैटेलाइट को लगे कि ये नॉर्मल मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसमें साइंटिस्ट के फेक नेम रखे गए थे, जिसमें डॉक्टर कलाम को मेजर जनरल पृथ्वीराज और डॉक्टर चिदम्बरम को मेजर जनरल नटराजन कहकर पुकारा गया। इस ऑपरेशन के लिए इंडियन आर्मी की 58 इंजीनियर रेजिमेंट को चुना गया था। सारा काम रात को किया जाता था और सुबह होने से पहले मशीनरी को ठीक उसी जगह पर रख दिया जाता था जहां वो कल थी। CIA से बचकर पोखरण में टेस्ट करना इजी नहीं था, क्योंकि पोखरण एक रेगिस्तान था, इसलिए वहां काम करते समय पैरों से बने निशान तक को मिटाया जाता था। 11 मई 1998 दोपहर के लगभग 3:45 में पोखरण की धरती कांप उठती है। रेत का गुब्बार आसमान तक पहुंचता है। पोखरण की गर्म रेत में ऐसा विस्फोट हुआ जिसकी गूंज सिर्फ राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में सुनाई दी। भारत ने सफलतापूर्वक न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था। ऑपरेशन शक्ति सफल हो चुका था। कुछ ही देर में दिल्ली से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दुनिया से कहा, इंडिया इज नाउ अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। दुनिया भारत को रोकना चाहती थी, एनपीटी से, CTBT से, प्रतिबंधों से, धमकियों से, लेकिन भारत नहीं रुका, क्योंकि कुछ सपने दूसरों की इजाजत से नहीं बल्कि स्वयं की हिम्मत से पूरे होते हैं। और 11 मई 1998 भारत की इसी हिम्मत का दिन था। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।